हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हम अपनी मंथली मैगजीन कर रहे थे जून की, तो इसमें हम एनवायरनमेंट का सेक्शन कर रहे थे जिसमें हमने अर्बन फ्लडिंग का टॉपिक तक कर लिया था। कुछ हमने तो बीच में छोड़ दिया था, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं अर्बन फ्लडिंग को? 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं: मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर्स आपको नाम से समझ में आ रहा है कि एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो वाटर की क्वालिटी की वजह से क्या आ रहे हैं, जिस वजह से अर्बन फ्लडिंग आ रही है। माइट्रोलॉजिकल फैक्टर क्या है? एयर मूवमेंट की वजह से किस तरह से अर्बन फ्लडिंग आ रही है। तो सबसे पहले हम मेट्रोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं। इसमें क्या होता है? हैवी रेनफॉल हो सकती है, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की वजह से अर्बन फ्लडिंग आ रही है, कुछ स्मॉल स्केल जो स्टॉर्म्स हो रहे हैं उसकी वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से, या ग्लेशियर स्टॉर्म्स की वजह से आ रहा है। ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कि जो वाटर की क्वालिटी की वजह से आ रहा है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? जो रन ऑफ्स हो रहे हैं वेरियस पार्ट ऑफ वाटरशेड। वाटरशेड कौन सा होता है? वो एरियाज होता है जो वाटर की डिपेंडेंस पे क्या होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड होता है। वहाँ पे जो रन ऑफ होता है उसकी वजह से ये क्या है, अर्बन फ्लडिंग आ रही है। हाई टाइड्स क्या कर रही हैं? ड्रेनेज को क्या कर रही है, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। ड्रेन नहीं हो पा रहा पानी, तो जिस वजह से क्या है, वो नियर फिर क्या आ रहा है, फ्लडिंग हो पा रही है। फिर क्या है? प्रेजेंस ऑफ इम्परमेबल कवर। अब आप बताओ, जहाँ पे परमिएबल कवर होता है, परमिएबल का मतलब वाटर इजीली क्या ड्रेन हो सकता है और वाटर इजीली क्या आ सकता है, ऊपर आ सकता है। ठीक है। जैसे मेनली जैसे वेल्स होते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया की साइड, जो परमिएबल रोक ज़्यादा, तो इसलिए वहाँ पे वेल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है। साउथ इंडिया में नहीं है इस तरह का। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इम्परमिएबल रोक्स हैं, इम्परमिएबल कवर है, तो इसलिए वहाँ पे ड्रेनेज की सबसे बड़ी दिक्कत है। इस वजह से ये क्या आ रहा है, फ्लडिंग की दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। हाई सॉइल मॉइस्चर लेवल, सॉइल का मॉइस्चर लेवल ज़्यादा, जिस वजह से रेनफॉल ज़्यादा आती है अल्टीमेटली, और उसके बाद फ्लडिंग हो जाती है। नेचुरल सरफेस का जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो बहुत कम है। एब्सेंस ऑफ ओवरबैंक फ्लो चैनल नेटवर्क। ठीक है। तो ये क्या थे? कुछ हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर थे। अब हम क्या करते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स को कुछ देख लेते हैं। ऑफ कोर्स लैंड यूज़ का हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं, किस तरह से हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिस वजह से जो रन ऑफ्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, सेडिमेंटेशन इंक्रीज़ हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन के चक्कर में क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल का फ्लो होता है रिवर्स का, उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, फ्लड प्लेन्स को एनरोच कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं, हम जो फ्लड मैनेजमेंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा इनएफिशिएंट है, हम उसे अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से क्या है, जो फ्लड्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला, जिस वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिला, जिस वजह से क्या है कि जो बारिश होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी ज़्यादा होती है कि सीधा क्या होता है, सीधा फ्लडिंग वाली सिचुएशन हो जाती है। अर्बन माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ड्यू टू द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड कितना हो रहा है, हीट मतलब कि तप जाता है पूरा लैंड। ठीक है। इस वजह से भी क्या है, जब बारिश आती है तो बहुत तेज़ आती है। ठीक है। सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम से कभी भी वाटर को हम रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का हम इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल कर रहे हैं। ठीक है। जिस वजह से क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है जिस वजह से क्या है, अर्बन फ्लडिंग देखने को मिल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमें सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, को इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसे एम्पावर करना होगा और एजुकेट करना होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कम्युनिटीज़ किस तरह से रिकवर कर सकती हैं ऐसे सिचुएशन से, और क्या हम अडेप्टिव कैपेसिटी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हम ऐड कर सकते हैं। अर्बन डिज़ाइन और प्लानिंग को हमें क्या करना चाहिए, वाटर सेंसिटिव करना चाहिए। ठीक है। हमें जो वहाँ की टोपोग्राफी है उसको भी कंसिड्रेशन में लेना चाहिए, सब उससे पहले अर्बन की डिज़ाइनिंग करने के पहले। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड असेसमेंट शुड फॉर्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिटी मास्टर प्लान। Disabling encroachment in sensitive zones through robust anti-encroachment laws and for providing adequate affordable housing can help reduce number of persons vulnerable to changing climate। इस हालात में यही है कि हमें कई लोगों को जो इन इससे क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, उन लोगों को हमें अफोर्डेबल हाउसिंग देनी चाहिए, जिस वजह से जो नंबर ऑफ़ पर्सन जो इससे वल्नरेबल हैं वो कहीं ना कहीं कम हुई। ठीक है। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस है, उसकी क्या गाइडलाइंस है अर्बन फ्लडिंग में? जो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको ऊपर से पढ़ लेते हैं। इसने क्या, इट डेजिग्नेट्स मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एज इट्स नोडल मिनिस्ट्री फॉर अर्बन फ्लडिंग। अमंग कुछ की प्रोविजन दिए, किस तरह आप अर्ली वार्निंग सिस्टम कम्युनिकेशन करोगे, किस तरह आप डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट करोगे अर्बन ट्रेनिंग सिस्टम का, अर्बन फ्लड डिजास्टर को रिस्क को कैसे मैनेज करोगे, टेक्नो लीगल डिज़ाइन क्या करोगे, कैपेसिटी डेवलपमेंट किस तरह से करोगे, किस तरह आप अवेयरनेस जनरेट करोगे या डॉक्यूमेंटेशन क्या करोगे। तो ये सारा काम किसने, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने ये सारा काम किस पे छोड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में छोड़ा है।
तो ज़रा हम देख लेते हैं इसमें क्या है। हम क्या करेंगे, नेशनल हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क को क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्या कर सकेंगे, अर्ली वार्निंग दे सकें। हम लोकल नेटवर्क जो है उसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, लोकल नेटवर्क सेल के साथ, जो कि IMD के हेडक्वार्टर में होंगे, दैट इज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में होंगे। हम सिटीज़ और टाउन को सब डिवाइड करेंगे उनके वाटरशेड के एरिया के बेसिस पे। अब हम क्या करेंगे, जो वाटरशेड बेस्ड या वाटर बेस्ड इन्वेंट्री एग्जिस्टिंग स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की उसको हम प्रिपेयर करेंगे। हर मेजर ड्रेन्स की जो प्री मानसून क्या करेंगे, उनकी क्या करेंगे, डीसिल्टिंग करेंगे। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हर बिल्डिंग में क्या करेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक इंटीग्रल कंपोनेंट होना चाहिए। रेन गार्डन का कंसेप्ट लेके आएंगे। इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड इंटरेक्शन बिटवीन द वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे ताकि जो हमारी ड्रेनेज है वो ब्लॉक ना हो पाए। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट अर्बन फ्लड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, ये हम क्या कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट विल बी कैरिड आउट विद अ मल्टी हजार्ड कंसेप्ट लीडिंग टू द फुल प्रूफ लैंड यूज। ठीक है, हमें एक फोकस करना होगा 3 की एरिया पे, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क पूलिंग और रिस्क ट्रांसफर पे। हमें करना है आइडेंटिफिकेशन करना होगा पोटेंशियल डैमेज एरियाज पे। नेशनल डाटाबेस फॉर मैपिंग एट्रीब्यूटिव, नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, जो क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को कवर करेगी एट कम्युनिटी लेवल, इंटीग्रेटेड विद सोशियो इकोनॉमिक लेवल। ठीक है, सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद पढ़ लेना, ये सब ऐसे ही है। आगे अपनी न्यूज़ पर चलते हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अभी क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसने रिसेंटली क्या इशू किया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म विजन, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, रोड मैप एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इट्स वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रखा है, किसके लिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम के लिए। अब ये है क्या, जरा हम इसको देख लेते हैं। देखो, जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो आइडिया आया था, पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में हमारे मोदी साहब ने 2018 में ये दिया था, जब पहली जनरल असेंबली हुई थी किसकी, इंटरनेशनल सोलर एलियंस की। अब हम देख लेते हैं इंटरनेशनल सोलर एलियंस क्या है। ये ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन कंट्रीज़ का जहाँ पे सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज़ है, मतलब जहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा हार्डनेस हो सकती है, उन रिच कंट्रीज़ को इस ऑर्गेनाइजेशन में वो पार्ट हैं। ठीक है, स्पेशली वो कंट्रीज़ जो किस किस के बीच में लाई करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करते हैं, टू एड्रेस दिस स्पेशल एनर्जी नीड। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया था और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा अनाउंस किया गया इन 2015। उसके बाद 21st सेशन में UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP इन पेरिस फ्रांस में इसको क्या कर दिया, हमने बना दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, इंडिया में है। इसमें 67 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिसने इसमें साइन किया हुआ है और रेटिफाई किया है किसमें, इंटरनेशनल सोलर एलियंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं। अब हम इस इनिशिएटिव के थ्रू, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव के थ्रू हम क्या करेंगे, ग्लोबली क्या करेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन्हें क्या करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ग्लोबली जो भी रिन्यूएबल एनर्जी की रिसोर्सेज हैं उन्हें इंटरकनेक्ट करेंगे ताकि हर एक कंट्री उसका बेनिफिट उठा सके और हम ग्लोबली को क्या सस्टेनेबिलिटी बना के रखें। अब हमारा इसके पीछे क्या विज़न है, हमारा विज़न ये है कि सन नेवर सेट्स। क्यों, वो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे कांस्टेंट रहता है और किसी न किसी वक्त पे वो किसी और कंट्री या किसी और एरिया में होता है। इसलिए हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं इंटरकनेक्टेड ट्रांसमिशन करके। ठीक है, इंटरकनेक्टेड अगर हम ट्रांसमिशन कर दें तो सोलर एनर्जी को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इंटरकनेक्टेड ग्रिड को हमने 2 भागों में, 2 ब्रॉड जोन्स में बांटा है, फार ईस्ट, फार वेस्ट। फार ईस्ट में जो कंट्रीज़ होंगी वो म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया एक्सेट्रा, उन्हें हम कनेक्ट करेंगे। फार वेस्ट में हम मेनली मिडल ईस्ट और अफ्रीकन रीजन को कवर करेंगे। इस इनिशिएटिव को हमने किसके अंडर लिया गया, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि वर्ल्ड बैंक है, और 3 फेज़ में हम इसको क्या करेंगे, प्लान किया। फेज़ 1 में हमने क्या किया, हम इंटरकनेक्ट करेंगे मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को। इंडियन ग्रिड इंटरकनेक्शन किसके साथ, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया ग्रिड, ताकि हम इन जो कंट्रीज़ हैं ना, जो मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया के में कंट्रीज़ हैं, उनका जो सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर सके, इंटरकनेक्ट कर सकें, ताकि हम जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हैं उन्हें क्या कर सकें, पूरी कर सकें। फिर हम क्या करेंगे, फेज 2 में हम क्या करते हैं, अब इंटरकनेक्शन ऑफ सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज रिच रीजन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का जो ग्रिड है ना, उसको इंटरकनेक्ट करेंगे किसके साथ, अफ्रीकन पावर पूल्स के साथ, ताकि अब हम क्या कर सकें, सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जीज पावर हैं जो इन कंट्रीज़ की, उनको क्या कर सके, दोनों को कनेक्ट कर सकें। मतलब कि पहले आप मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को कनेक्ट करोगे, फिर इन तीनों की कंट्रीज़ को आप किसके साथ कनेक्ट करोगे, अफ्रीकन की कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करोगे। इससे क्या आएगा, आपका क्या आएगा, जो सोलर या फिर और जो रिन्यूएबल एनर्जीज है ना, उन सबका क्या करोगे,
ट्रांसमिशन कर दोगे, इंटरकनेक्ट कर दोगे, ठीक है। फेज थर्ड में क्या करोगे, आप ग्लोबल इंटरेक्शन करोगे, इंटरकनेक्शन करोगे। इसमें क्या है, फाइनली हमारा जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड विजन का क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्या कर सकते हैं, रीजनल और इंटरनेशनल इंटरकनेक्टेड ग्रीन नेट्स को क्रिएट कर पाएंगे। इससे क्या है, हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जीज को शेयर कर सकते हैं अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस। हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को शेयर कर सकते हैं, जिस वजह से हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होएगी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, और हम अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को और फाइनेंसिंग से। इससे क्या हमारा जो पावर सिस्टम है वो एक्सपेंड होएगा, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, हमारी सप्लाई और डिमांड दोनों बढ़ेगी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट रिड्यूस होएगी और हायर एफिशिएंसी होएगी, और हमारे जो एसेट यूटिलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा होएगा। कंट्रीज बेनिफिट पा सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एडवांटेज का, क्योंकि जो एक्सेस पावर जो जनरेट होएगी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जीज वो हम दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे इंटरकनेक्शन से क्या आएगा, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 7 वो पूरा होएगा, जिसमें क्या है, एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी, ठीक है। एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है भाई, सबसे अच्छा है ना, रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, तो सबसे बढ़िया बेनिफिट यही है कि इस इंटरनेशनल कोऑपरेशन के से क्या है, हम रिन्यूएबल एनर्जी में क्या करेंगे, कंट्री मूव टुवर्ड्स अ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, और अपना जो कमिटमेंट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर उसे हम पूरा करेंगे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से क्या होएगा, हम सोलर एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। कहाँ पे, स्पेशली जो वेस्ट लैंड्स है विद हाई पावर पोटेंशियल सच एज डेजर्ट्स है, हिली रीजन्स में। फॉरेन पॉलिसी टूल में क्या देखते हैं हम, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड से क्या आएगा, इंडिया जो है अपनी नेशनल प्रोफाइल इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नेंस में क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। जो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट है, जो सेंटर्स हैं इंडिया में, विल हैव प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग एज रीजनल एंड ग्लोबल मैनेजमेंट सेंटर्स। कंट्रीज अब क्या है, जो चाइना का जो अभी एक इनिशिएटिव चल रहा है वन बेल्ट वन रोड, इसके अंदर क्या कर रहा है, वो हर कंट्रीज़ को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ताकि वो इजीली अपना मूवमेंट बना सके। तो ये जो चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसे हम क्या कर सकते हैं, इंडिया काउंटर कर सकता है, ठीक है। चाइना हैज़ कॉन्स्टेंटली मेड अटेम्प्ट्स टू को ऑप्ट कंट्रीज फॉर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच इंक्लूड्स रेलवे, पोर्ट्स एंड पावर ग्रिड्स अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या है, ये तो हमने बेनिफिट्स तो देख लिया, अब चैलेंजेस भी तो कुछ होंगे ना। चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही कि साइबर अटैक का थ्रेट है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो बेस्ड होंगे इंटरकनेक्टेड ग्रिड मैनेजमेंट या डिस्ट्रप्शन, वो साइबर अटैक से काफ़ी वल्नरेबल होंगे। अनप्रेडिक्टेबल सप्लाई, अगर कभी क्या हुआ कॉन्टिन्यूस जनरेशन ना हो पाई तो क्या होएगी, हमें सप्लाई कभी कभी बंद भी हो सकती है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज हो सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पावर इतना ट्रांसमिशन करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी लॉस बहुत होगा इसमें, इनकम्पैटिबल ट्रांसमिशन नेटवर्क होंगे, और इंक्रीज लिस्ट होगा, ब्लैकआउट स्पिल ओवर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट होती है ना उसका ज़्यादा हमें क्या खतरा रहेगा। रीजनल पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, भाई अगर किसी दो कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट हो गया और उसने सर्विस देने को मना कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। रेगुलेटरी हल्डर्स हो जाएंगे, रेगुलेटरी हल्डर्स क्या, इतनी मल्टीपल कंट्रीज होंगी, सबकी मल्टीपल जुरिस्डिक्शन होगी, उनमें कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होएगा, रीजनल प्लानिंग करनी बहुत मुश्किल होएगी, और जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में क्या कौन कितना शेयर करेगा, तो ये सब में एग्रीमेंट होना थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड क्या है कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी को सपोर्ट करें तो हम इस एनर्जी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, नेशंस को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम उनको क्या कर सकते हैं, वो एनकरेज कर सकते हैं। हमें कुछ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना होगा, रीजनल मार्केट फ्रेमवर्क को डेवलप करना पड़ेगा, जो फॉर कोऑर्डिनेशन थ्रू पॉलिटिकल नेगोशिएशन। हमें एनकरेज करना होगा फेयर ट्रेड, डोमेस्टिक रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम बाय सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिजिटाइज क्रॉस बॉर्डर प्राइसिंग एंड ट्रेडिंग एक्सचेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। वन सन वन ग्रिड एंड वन वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें यही है कि आप सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि सन कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंट्री में होता है, तो वहाँ से आप हार्नेस करो और फिर आप क्या करो, इंटरकनेक्ट करो कंट्रीज़ को, ठीक है, ताकि आप कंटिन्यूसली पावर सप्लाई ले सको। आगे चलते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक गाइडलाइंस रिलीज़ करें, किसकी, फॉर एक्सटर्नल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अब ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क है क्या, देखो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्ट्रेटेजी थी ताकि हम प्रमोट कर सके रीयूज़, रिसाइकलिंग और इको फ्रेंडली डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट टू द मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर ऑफ द गुड। जो मैन्युफैक्चर प्लास्टिक बनाता है उसी की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी थी कि आपको ही उस वेस्ट को क्या करना है, डिस्पोजल है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमने क्यों करा था, ताकि हम वेस्ट का क्या कर सके, प्रमोट कर सके, उसका रीयूज़, रिसाइकल और इको फ्रेंडली उसका डिस्पोजल हो सके, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क हम इसलिए लेके आए थे।
जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क है वो किसके अंडर है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंडर है। इसमें 3 मॉडल्स अपनाए गए थे, प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, फी बेस्ड मैकेनिज्म। तो प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल में क्या था, यहाँ पे प्रोड्यूसर को ज़रूरत नहीं है कि वो अपने आप ही अपनी पैकेजिंग को रिसाइकिल करे, बट उसको इंश्योर करना होगा कि दैट एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पैकेजिंग वेस्ट हैज़ बीन रिकवर्ड एंड रिसाइकिल। लेकिन उसे बोलना होगा कि हाँ, जो भी मैंने वेस्ट प्रोड्यूस किया है ना, वो मैंने रिकवर कर लिया और रिसाइकिल कर लिया टू मीट देयर एग्रीमेंट। ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। ठीक है, जो प्रोड्यूसर या प्रोसेसर एक्सपोर्टर वो क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक क्रेडिट्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं फॉर अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एट अ प्राइस एंड अदर टर्म्स एट नेगोशिएटेड बिटवीन टेम। जिस तरह हम एमिशन ट्रेडिंग करते हैं उसी तरह इन्होंने कहा कि प्लास्टिक क्रेडिट को आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो प्रोड्यूसर वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसका काम नहीं है कि वो ही वेस्ट को मैनेज करे, लेकिन वो क्या कर सकता है? अपने अंडर किसी म्यूनिसिपल बॉडी को रजिस्टर करा सकता है कि हाँ, देखो एक मिनट, आप द्वारा पढ़ते हैं इसको। अंडर दिस एन ऑर्गेनाइजेशन विल मैनेज द वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बिहाफ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, उस वेस्ट को क्या करेगा? जो मैनेज करेगा। म्यूनिसिपल बॉडीज भी इसमें रजिस्टर कर सकती हैं एज प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर वेस्ट कलेक्टर। एक नेशनल PRO एडवाइजरी कमेटी होगी जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को क्या करेगी? गवर्न करेगी। फी बेस मैकेनिज्म में क्या आएगा? जो प्रोड्यूसर रहेगा वो कंट्रीब्यूट करेगा EPR कॉप्स फंड में सेंट्रल लेवल पे, और हर प्रोड्यूसर को क्या करना आएगा? कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करेगा कि कितना वो प्लास्टिक वेस्ट क्या करता है? जनरेट करता है। ये एक दिस मे बी एन एस्क्रो अकाउंट मैनेज बाय, ये जो एस्क्रो अकाउंट होगा वो कौन मैनेज करेगा? स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, देखो कहाँ वो कंट्रीब्यूट कहाँ करेगा? वो एस्क्रो अकाउंट में ही क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। और इसे कौन मैनेज करेगा? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मैनेज करेगा, जहाँ पे वेयर प्राइवेट एंड अदर स्टेक होल्डर क्या कर सकते हैं? उसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पेनल्टीज भी इम्पोज करने का प्रोविज़न है। अगर प्रोड्यूसर क्या है टारगेटेड कलेक्शन को पूरा करने में फेल हो गया तो उस पर क्या है? हमें पेनल्टी भी लगाएंगे। इस मनी को हम फिर कहाँ यूज़ करेंगे? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में हम क्या करेंगे? इस मनी को यूज़ करेंगे। इट रिकमेंडेड अ ग्रेडेड अप्रोच फॉर अचीविंग दैट टारगेट स्टार्टिंग विद 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड मूविंग अप टू 90% इन 5 ईयर। अब इसमें हमने प्रोविजंस कुछ इंक्लूड करें हैं इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन को, ताकि हम इफेक्टिवली जो वेस्ट का सेग्रीगेट मतलब कि अलग अलग करना, कि गीला कूड़ा एक तरफ कर दो, ठीक है, सूखा कूड़ा एक तरफ कर दो, जो टॉक्सिक कूड़ा उसको एक तरफ कर दो। ठीक है, उसको हम अलग अलग करेंगे, कलेक्शन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और फिर रिसाइकिल करेंगे। ठीक है, एक हम सिंगल नेशनल रजिस्ट्री को क्रिएट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे? सभी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लिस्ट बनाएंगे ताकि हम उन पे अपनी मॉनिटरिंग है उनको इम्प्रूव कर सकें और एक ट्रांसपेरेंसी ला सकें इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो मॉनिटरिंग होगी, एंटायर मैकेनिज्म ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या करेगा? मॉनिटर करेगा। अब इसके हमारा बेनिफिट क्या है? देखो, इसका बेनिफिट यही है कि जो भी वेस्ट जनरेट होएगा हम उसे क्या कर सकते हैं? दूसरा प्रोडक्ट को बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं, जिस वजह से जो दूसरा जो नया प्रोडक्ट बनेगी उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगी वो क्या होगी? कम होएगी। इससे हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा हजार्डस जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या होता है? रिड्यूस होएगा। क्योंकि एक CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर 2017 की रिपोर्ट देखी जाए तो जो हमारे इंडिया में जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है एक दिन में 25,940 टन क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। सिंस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ने सारा जो बर्डन है वो वेस्ट डिस्पोजल को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर पे ही सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं कि आप ही वेस्ट डिस्पोज करोगे। इस वजह से इनोवेटिव प्रोडक्शन टेक्निक्स हमें देखने को मिली है। जो EPR की पॉलिसीज हैं उसमें 3 प्रिंसिपल को इंश्योर किया है: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, हैंस फैसिलिटेटिंग है, जो ये सर्कुलर इकोनॉमी में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? बहुत योगदान दे रहा है और जिससे जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो बढ़ रही है। अब जरा हम ये देख लेते हैं जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो कि हमने 2018 में अमेंड किए थे वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो प्लास्टिक जो कैरी बैग्स हैं उनकी मिनिमम थिकनेस को उन्होंने डिफाइन किया कि 50 माइक्रोन तो होना चाहिए। इससे क्या होएगा? ये प्लास्टिक बैग्स की कॉस्ट इंक्रीज होएगी और धीरे धीरे लोग क्या करेंगे? कम से कम इन बैग्स को क्या करेंगे? यूज़ करने लगेंगे, क्योंकि अब कॉस्ट बढ़ेगी तो आप कम से कम यूज़ करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल बॉडी, रूरल एरियाज देखेगा कि क्या आपको रूल्स बनाने हैं, प्लास्टिक कहाँ पे पहुँचेगी। अभी क्या है ना, प्लास्टिक इतने फैल चुकी है कि प्लास्टिक या रूरल एरियाज में भी पहुंच चुकी है। तो इसमें हमने ग्राम सेवक को इंक्लूड किया है कि वो किस तरह अपने गांव में क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी ताकि हम प्लास्टिक को एलिमिनेट कर सकें। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बताई चुकी है, जो प्रोड्यूसर है जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है वही उसकी जिम्मेदारी लेगा कि वो क्या करेगा? वेस्ट को क्या करेगा? डिस्पोज करेगा। प्रोड्यूसर्स जो इसका प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एक रिकॉर्ड पढ़ना पड़ेगा कि किन किन वेंडर्स को क्या कर रहे हैं वो ये रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि जो हम क्या कर सकें, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ये
मैन्युफैक्चरिंग होती है इस प्रोडक्ट्स की, उसे हम कर्ब कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेस्ट जनरेटर, देखो जो भी वेस्ट जनरेट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लास्टिक वेस्ट को पहले सेग्रीगेट करे, फिर अपने वेस्ट को स्टोर करे एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, और फिर उसको हैंड ओवर कर दे किसको, सेग्रीगेटेड वेस्ट को अथॉरिटी वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रीट वेंडर एंड रिटेलर, देखो स्ट्रीट वेंडर और रिटेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नोट टू प्रोवाइड कि हमने ये कैरी बैग्स, जो ये प्लास्टिक के बैग्स हैं, हम आपने देखना जो रेडी वाले हैं उनको अलाउड नहीं है, ठीक है, सिर्फ जो रजिस्टर्ड शॉपकीपर्स हैं उन्हीं को अलाउड है, क्योंकि वो भी कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी देने के बाद ही उनको अलाउड है। हमें ये करना है जो प्लास्टिक का यूज़ कहाँ प्रमोट करना है, रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर एनर्जी रिकवरी में। एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन स्कीम हमने बनाई है जहाँ पे हम प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर और ओनर का क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमने क्या करना है, जो मल्टी लेयर प्लास्टिक है उससे हमने फेस आउट करना है, मतलब कि एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये नॉन रिसाइकेबल होती है नेचर में, और ये नॉन एनर्जी रिकवरेबल, मतलब कि इससे एनर्जी भी नहीं बनती है और इसका अल्टरनेटिवली कोई यूज़ नहीं है। तो हमने जो मल्टी लेयर प्लास्टिक है ना, इसको हमने बिल्कुल एलिमिनेट करना है, क्योंकि ना तो इसका रोड में आप यूज़ कर सकते हो, ना इससे आप एनर्जी बना सकते हो, और इसका कोई भी यूज़ नहीं है। इस वजह से हमने इसको पूरा एलिमिनेट करना है। जरा हम देख लेते हैं क्या कंसर्न क्या है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ्रेमवर्क को लेकर। देखो इसमें क्या है, हाई रेगुलेटरी कॉस्ट पड़ जाती है, फाइन पड़ जाते हैं कंपनीज में। There is a lack of formalized reverse logistics system, hence setting up of collection network could be, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम। जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो 90% ऑफ वेस्ट क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है, streams and upgrading them into the formal sector while ensuring them adherence to compliance with the challenge। Even एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ही जो सोशल अवेयरनेस है और जो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी भी इतनी नहीं है, मतलब कि अभी भी सोशल अवेयरनेस इतनी नहीं है, और हम अभी भी वेस्ट को मैनेज करने में अभी भी कामयाब नहीं हुए हैं। सेग्रीगेशन, वेस्ट का पहले बात सेग्रीगेट करना ही बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास जो क्या कर सके, सेग्रीगेट कर सके। अब हम क्या मेथड अपना सकते हैं, हमें सर्कुलर इकोनॉमी का एडॉप्शन करना चाहिए जिससे हम वेस्ट को एलिमिनेट कर सकें, नॉट ओनली फ्रॉम द रिसाइकलिंग प्रोसेस बट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग इट मैक्सिमाइज वैल्यू, एंड हम वेस्ट को एलिमिनेट कर सकें बाय इम्प्रूविंग द डिज़ाइन ऑफ मटीरियल्स, प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस मॉडल। हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री को इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, कैसे, आप टैक्स रिबेट उनको इंट्रोड्यूस करो या अदर कंडीशन, ताकि आप उनकी सपोर्ट कर सकोगे कि हाँ आप प्लास्टिक से कुछ और चीज़ पे क्या हो, ट्रांजिशन करो, ठीक है। नीड टू इंटीग्रेट द इन्फॉर्मल सेक्टर एंड इंक्रीज सिटीजन एनवायरमेंट, आप क्या करो, सिटीजन्स को एनवायरमेंट के लिए प्रति अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर को आप इंटीग्रेट करो ताकि हम एफिशिएंटली कोऑर्डिनेशन ला सके, कम्युनिकेशन ला सके बिटवीन द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो वैसे तो अभी 3 टॉपिक्स और पड़े हैं, तो आज के लिए इतना करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 40 मिनट की चली जाएगी, ठीक है। तो कल बचे इसके 3 टॉपिक्स मैं कल मॉर्निंग में कवर कर दूँगी, ठीक है। तो बाय बाय, तब के लिए मिलते हैं।